हेलो फ्रेंड्स। हमारे लीगल बुलेटिन के एक और वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस फैसले का इंतजार पूरा देश कर रहा था वो फैसला आखिरकार आज आ गया है। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ ही महीनों पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, जो कि कोलकाता में है, वहाँ पर एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ किस तरीके से एक आदमी ने, जिसका नाम संजय रॉय बताया गया था, संजय रॉय इस अपराधी का नाम था, इसने कितनी भयानक तरीके से इन ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और इनकी हत्या करी थी। दोस्तों, इसी केस में आज फैसला आया। कोलकाता की एक सेशन कोर्ट ने, ये साहिलदा सेशन कोर्ट थी, जिसने आज अपना फैसला सुनाया आरोपी संजय रॉय के खिलाफ। दोस्तों, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा मिलेगी इस अपराध के लिए जो इन्होंने इन ट्रेनी डॉक्टर के साथ किया था। और दोस्तों, इस अपराध ने पूरे देश को सदमे में और दुख में डाल दिया था और बहुत इसके लिए डॉक्टर्स ने हड़ताल भी करी और बहुत सारे लोगों का गुस्सा भी इस अपराध को लेकर प्रकट हुआ था, जिसको लेकर फिर बाद में पुलिस और सीबीआई तक ये केस गया और आखिरकार आज इस केस में फाइनली फैसला आ गया। लेकिन दोस्तों, जब फैसला आया तो इसका रिएक्शन क्या है उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपको इस केस से जुड़ी हुई कुछ मेन मेन जो टाइमलाइन हमारी है, उसके कुछ मेन मेन इवेंट क्या रहे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपकी स्क्रीन पर तो बहरहाल आपको पूरी डिटेल में टाइमलाइन दिखेगी इस केस से रिलेटेड, लेकिन मेन मेन जो चीज़ें हैं इवेंट में वो मैं आपको बोलकर भी यहाँ बता रहा हूँ। 9 अगस्त 2024 को ये कोलकाता के आरजी कर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर थी, उनका शव मिला और जिसके बाद डॉक्टरों का प्रदर्शन जो है वो दोस्तों शुरू हुआ। और अगले दिन 10 अगस्त को अभियुक्त संजय रॉय की गिरफ्तारी हो गई थी। इसके बाद दोस्तों 12 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उनका इस्तीफा आ जाता है, हम देखते हैं। और 13 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट इस केस की जो ये केस है, इसको सीबीआई को सौंप देती है कोलकाता हाई कोर्ट। और फिर इस तरह से इस केस में चलता ही रहता है, जो कि बाकी सारे आपराधिक मामलों में, क्रिमिनल केसेस में जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है या सीबीआई करती है, वो इस केस में होता रहा नॉर्मली। लेकिन इस केस में एक बहुत अहम मोड़ तब आया जब दोस्तों 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने, स्वतः संज्ञान ले लिया इस केस का, यानी कि सुमोटो, हम लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं सुमोटो। यानी कि जब किसी मामले को कोर्ट खुद अपनी मर्जी से अपने समक्ष प्रस्तुत कर ले सुनवाई के लिए, तो हम उसको कहते हैं कि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान या फिर सुमोटो ले लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस का सुमोटो लिया तो उसकी टेलीकास्ट भी हुआ सुप्रीम कोर्ट का ये केस, जिसमें हम सभी लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट काफी गुस्से में नजर आया। जिस तरीके की ये ढील बरती गई इस केस में और एफआईआर लॉन्च होने में और जो भी नेग्लिजेंस इस केस से रिलेटेड था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी गुस्से में नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई और ये भी कहा कि रिकमेंडेशन देगी ये फोर्स कि क्या 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 मेजरमेंट्स और क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर भी मुद्दा कई बार देश के सामने उठता रहा है। जब डॉक्टरों ने खुद ये बात सामने रखी सरकार के सामने कि उनकी सुरक्षा को कई बार खतरा हो जाता है पेशेंट्स को ट्रीट करते वक्त, और ख़ास तौर से जब अगर किसी पेशेंट की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, ऐसे में तो उसके परिवार वाले अक्सर कभी-कभी गुस्से में आकर डॉक्टरों के खिलाफ और अस्पताल के खिलाफ काफ़ी जो है आक्रामक रवैया अपना लेते हैं। बहरहाल दोस्तों, फिर उसके बाद 22 अगस्त को, और हाँ दोस्तों, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि डॉक्टर को जो है वो अपनी हड़ताल से, क्योंकि डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हुए थे जैसे ये मामला देश के सामने आया, तो सभी डॉक्टर्स जो हैं, जूनियर डॉक्टर्स हों और बाकी सभी डॉक्टर्स, वो सब हड़ताल पे बैठे हुए थे अपनी सुरक्षा की मांगों को लेकर। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी आग्रह किया सभी डॉक्टर से कि वो अपनी हड़ताल खत्म कर दें, अपने काम पर लौट जाएं और उनके खिलाफ कोई भी नेगेटिव एक्शन सरकार नहीं लेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया डॉक्टरों को, जिसके बाद डॉक्टरों ने जो है वो अपनी हड़ताल जो है वो वापस ली। हड़ताल डॉक्टरों ने खत्म करी। 22 अगस्त को डॉक्टरों ने 11 दिनों से जारी हड़ताल को वापस लिया। ये टाइमलाइन में हमारी बीबीसी के लिखा हुआ है। और दोस्तों, फिर उसके बाद ये केस चलता रहा और आखिरकार 17 सितंबर को
कोलकाता पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर हुआ और फिर हम देखते हैं कि 18 जनवरी की अगर हम बात करें तो 18 जनवरी 2025, यह भी कुछ ही दिन पहले की 2 दिन पहले की बात, मुख्य अभियुक्त संजय रॉय को अदालत ने ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार दे दिया और आज फैसला सुनाया। और फैसले में जज साहब ने कहा कि जो ये अपराधी है संजय रॉय, इसको आजीवन कारावास दिया जाएगा। और दोस्तों, जैसा ही इस अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, सभी लोगों का रिएक्शन इस पर आना शुरू हो गया। लगभग ज्यादातर लोगों का कहना यह था कि अपराधी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी, आजीवन कारावास की सजा के बजाय। दोस्तों, मेरा भी मानना यही है कि अपराधी को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों, ये जो अदालतें होती हैं, कानून जो अपना काम करता है, वो हम सभी लोग जानते हैं। चाहे भले ही हमारे अंदर की भावनाएं कुछ कहें, हमारे इमोशंस भले ही चाहे किसी और सजा की डिमांड करें, लेकिन जो अदालत होती हैं वो सबूतों के आधार पर, कानूनी सिद्धांतों के आधार पर काम करती हैं। भावनाओं के आधार पर अदालतें काम नहीं करती। और दोस्तों, ऐसे में जज साहब ने जो फैसला सुनाया वो यकीनन सबूतों के आधार पर और कानूनी सिद्धांतों के आधार पर सुनाया होगा। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जज साहब ने फांसी की सजा क्यों नहीं दी, जबकि अगर हम चार्जशीट की बात करें तो लाइव लॉ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आरोपी संजय रॉय पर 3 धाराएं, जो मुख्य धाराएं हैं, वो लगी हुई थी। इसमें बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 बलात्कार की सजा है, ये धारा है। सेक्शन 66 ये तब लगती है जब कोई आरोपी बलात्कार करते समय महिला को गंभीर चोट पहुंचा दे या फिर उनकी मृत्यु कारित कर दे। और सेक्शन 103 का क्लॉज 1 यानी कि हत्या के लिए दंड, ये 3 धाराएं लगी हुई थी। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इन तीनों धाराओं में सेक्शन 66 जो है और सेक्शन 103 पनिशमेंट फॉर मर्डर, इन दोनों में ही आजीवन कारावास से लेकर सजाए मौत की सजा दी जा सकती है अदालत के द्वारा। लेकिन दोस्तों, ये बात ध्यान में रखिए कि किसी भी धारा में अगर ये लिखा हुआ होता है कि इस अपराध के लिए सजाए मौत दी जा सकती है, जो कि फांसी पर लटकाकर दी जाती है, तो इसका ये हमेशा मतलब नहीं होता है कि अदालत उस अपराधी को फांसी की ही सजा दे देगी। दोस्तों, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी देश की सबसे बड़ी अदालत ने, कुछ न्यायिक सिद्धांत जो हैं वो बनाए हैं। और इसी न्यायिक सिद्धांत को कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, यानी कि दुर्लभतम मामला जब होता है तभी निचली अदालतों को ये इख्तियार है कि वो सजाए मौत दे सकती हैं आरोपी को। निचली अदालतों को आमतौर से दोस्तों, हमारा जो लीगल सिस्टम है उसमें जो निचली अदालतें होती हैं, हाई कोर्ट से नीचे की, उन्हें अपने विवेक का इतना इस्तेमाल करने की आजादी नहीं है जितनी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को होती है। तो दोस्तों, ऐसे में एक केस हुआ था, मैं आपको बता दूं आप लोगों की जानकारी के लिए, ये 1980 का हुआ केस था दोस्तों। और इस केस को हम जानते हैं बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के नाम से। दोस्तों, इसमें 5 जजों की संवैधानिक बेंच थी। उसने ये फैसला दिया था कि हर अपराध के लिए फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। फांसी की सजा केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जाएगी। अब ये दोस्तों, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस क्या है? दोस्तों, इसकी कोई सटीक डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस तब कहते हैं जब अपराधी का अपराध ऐसा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा जघन्य, मानवता के खिलाफ और इतना गंभीर प्रकृति का होता है कि उस अपराध के लिए सजाए मौत से कम कोई सजा दी ही नहीं जा सकती। तो ऐसे में अदालत सजाए मौत की सजा देती है। दोस्तों, ये फैसला आया था 1980 में और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार, हमारी सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई फैसला सुनाती है तो वो पूरी देश की अदालतों पर बंधन की तरह होते हैं, यानी कि बाइंडिंग फोर्स रखते हैं। यानी कि निचली अदालतें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर कोई भी फैसला नहीं दे सकती। तो दोस्तों, 1980 से ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस प्रिंसिपल ये एस्टेब्लिश हो गया, यानी कि सजाए मौत एक्सेप्शनल केसेस में ही दी जाएंगी। इसके लिए दोस्तों एक लाइन भी बोली जाती है अक्सर कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज अ रूल एंड डेथ पेनल्टी इज एन एक्सेप्शन, कि जो आम सजा है, साधारण सजा है, सामान्य सजा है, वो तो आजीवन कारावास ही होगी। लेकिन एक्सट्रीम केसेस में अगर वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आकर गिरेगा वो केस, तो फिर सजाए मौत दी जा सकती है। और इसी को ही और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया सुप्रीम कोर्ट ने 1983 के अपने एक केस में।
जिसको हम मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के नाम से जानते हैं। ये 1983 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोहराया कि सजाए मौत हर अपराध के लिए नहीं दी जा सकती जिसमें सजाए मौत का प्रावधान ही क्यों ना हो। सजाए मौत तभी दी जाएगी जब मामला हमारे बताए हुए प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आएगा। अब वापस लौटते हैं इस केस की तरफ। ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाला केस। दोस्तों इसमें जो जज साहब थे, जज साहब का नाम है यहाँ पर जज साहब का नाम है अनिर्बन दास जी। तो इन्होंने ये कहा, साफ स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर हम लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार चलें तो, कि ये जो केस है ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में उस प्रिंसिपल पर नहीं आता है। लिहाजा 2 सेक्शन होने के बावजूद भी, जो कि सजाए मौत का प्रावधान कर रहे थे संजय रॉय की चार्जशीट के अकॉर्डिंग, उसके बावजूद भी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और संजय रॉय जो है वो आजीवन कारावास का मतलब यहाँ पर दोस्तों है कि आखिरी सांस तक ये अपराधी जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा। हालांकि दोस्तों ये एक अलग मैटर है कि सरकार को क्या ये इख्तियार है कि सरकार उसकी सजा को कम कर सकती है, नहीं, तो ये एक अलग लीगल डिबेट है, इसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन बहरहाल अदालत के इस आदेश के अकॉर्डिंग संजय रॉय को इस जघन्य अपराध के लिए सजाए मौत की सजा न होकर आजीवन कारावास की सजा हुई है। दोस्तों ये तो रहा इस केस का जजमेंट। लेकिन अब एक और बात है जो मैं आप सभी लोगों के सामने रखने वाला हूं, और वो दोस्तों ये है कि अगर हम ऐसा मानकर चले कि संजय रॉय को फांसी की सजा भी हो जाती, तो अभी दोस्तों जब किसी अपराधी को फांसी की सजा होती है तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि जज साहब ने फांसी की सजा सुनाई तो उस अपराधी को लेकर जाया जाएगा और सीधा फांसी के तख्ते पर खड़ा करके फांसी पर लटका दिया जाएगा। ऐसा दोस्तों नहीं होता है, खासतौर से हमारे भारत में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा गया है। बल्कि जब किसी अपराधी को सजाए मौत की सजा मिलती है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे वो निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, हाई कोर्ट से वो संतुष्ट ना हो तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही दोबारा रिव्यू के लिए भी वो दे सकता है एप्लीकेशन, और सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू के फैसले को फिर दोबारा क्यूरेटिव पिटीशन के तौर पर वो दोबारा से चैलेंज कर सकता है। और जब क्यूरेटिव पिटीशन से भी वो सहमत ना हो दोस्तों तो फिर वो राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना दे सकता है। और राष्ट्रपति क्षमा याचना को निपटाने में कभी-कभी बहुत सालों का समय ले लेते हैं, जिसकी वजह से आमतौर से देखा गया है कि हमारे देश में जब किसी अपराधी को सजाए मौत होती है, तो उसको फांसी के फंदे तक पहुंचने में भी कई साल लग जाते हैं। बहरहाल संजय रॉय के मामले में तो ये हुआ ही नहीं, लेकिन अब वर्तमान स्थिति ये है कि संजय रॉय के पास अब कुछ लीगल ऑप्शंस हैं, जैसे कि वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों ये केस का फैसला रहा जो मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर करा। और दोस्तों अब समय ये आ गया है कि अदालतों को, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट को, इस पर एक स्पष्ट गाइडलाइन इशू कर देनी चाहिए कि रेप और हत्या, यानी कि रेप के साथ साथ में अगर हत्या भी की जा रही है तो ये भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में स्पष्ट रूप से आना चाहिए, ताकि निचली अदालतों को रेप विद मर्डर के केसेस में सजाए मौत देने की आज़ादी मिल सके। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप सभी लोगों को इससे नॉलेज मिली होगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।